अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा कि हमने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर इसको अरेंज किया गया। हमने बेटा मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं और इसके बारे में सारा कुछ पढ़ा। मगर आज हम कुछ इसके यानी कि एटम है, एटम के साइज़ को मैयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम आज सबसे पहले बात करेंगे कि इसको साइज़ को कैसे मैयर किया जाता है। ठीक है, हम इसमें एटम जो सा है, एटम आपको पता ही है कि हर वक्त इलेक्ट्रॉन देता रहता है, ठीक है, या लेता रहता है। ठीक है, इसकी कोई ना कोई पावर होती है। अगर फॉर एग्जांपल 5 है, 5 से ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेगा जी, ये 5 से ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे ये तो ये लेगा। अगर हमारे पास 3 से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये देगा। ठीक है, इसके बिहेवियर के बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लिथियम की मिसाल ही ले लेते हैं हम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पहले शेल में कितने आ जाएंगे, दो शेल आ जाएंगे। तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेगा। यानी कि इसके ऑक्टिव शेल में, एटम के ऑक्टिव शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब इसने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने। पहले में शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, फिर 18, फिर 32 होता है। तो हम 8 की बुनियाद पर कर लेते हैं। अब इस यहाँ पर इसने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है अपने ऑक्टिव ग्रुप को। तो ये क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। इस तरह सोडियम है और भी ले लें। फॉर एग्जांपल हम कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। पहले में कितने होंगे, 2, दूसरे में कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो ये जो सा है ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पेक्युलर बिहेवियर शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के 8 हैं, तो पहले में कितने होंगे, 2, फिर कितने होंगे, 6। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। मगर अगली बात ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इसमें यानी कि इसकी पावर होगी -2। ठीक है, लिथियम है, लिथियम देगा, इसकी पावर है -1। तो इस तरह मुख्तलिफ मिसालें हैं। हमारा सोडियम है, सोडियम क्या होगी, सोडियम के बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, इसलिए -1 होगी। ये जो सा शेल है इसमें -1 वाले बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, ये -2, तो सेम ये आप देख लीजिएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एटॉमिक साइज़ की, कि हम एटॉमिक साइज़ को किस तरह मैयर कर सकते हैं। तो बात ये है कि हम एक एटम है हमारे पास, हम उसको उसके एटॉमिक साइज़ को मैयर नहीं कर सकते क्योंकि वो हर वक्त कोई ना कोई बिहेवियर शो करता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। हमारे हाथ है, हमारे हाथ कोई ना कोई काम करते रहते हैं, फारग तो कोई ना कोई काम इंसान करता ही रहता है, फारग तो नहीं रह सकता ना। इसी तरह ये है कि ये भी एक, या फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा। साइज़ बढ़ता रहता है या कम होता रहता है, कोई ना कोई काम ये करता रहेगा, ये लूज़ करेगा, ये गेन करेगा, जो भी है करेक्ट बिहेवियर। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 एटम जुड़े हुए हो आपस में, 2 एटम बॉन्डेड हो, तो फिर तो नहीं शो कर सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को दे चुके हैं। ठीक है, ये जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अब इसका दरमियान से और इसका दरमियान से हम क्या करेंगे, इन दोनों को, इस चीज़ को यानी कि हाफ इसका ले लेंगे, हाफ इसका ले लें। 2 बॉन्डेड हमने इसके लिए किया ताकि ये अपना ना ही ये जब एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो फिर ये कोई और काम नहीं शो करेंगे। ठीक है, अगर अकेले होंगे तो फिर कोई ना कोई लूज़ करेंगे या गेन करेंगे। तो क्या किया हमने, हमने दोनों के हाफ हाफ को ले लिया और इन दोनों को जोड़ दिया। दैन हमारे पास जो सा रेडियस आएगा उसे हम कहेंगे एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, तो 2 कार्बन आपस में जुड़ी हुई हैं आपस में। ठीक है, इसका भी हाफ और इसका भी हाफ, इन दोनों को इकट्ठा किया। ठीक है, तो वो हमारे पास आ रहा है कुछ 154 पिकोमीटर, पीएम। ठीक है, पिकोमीटर आ रहा है। ठीक है, तो जब इसका हाफ करेंगे यानी कि 152/4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल 77 आ जाएगा। तो पीएम, तो इसका मतलब है कि एक कार्बन का जो सा साइज़ है, एटॉमिक साइज़, वो कितना है जी, 77 है। ठीक है, तो इसकी कुछ डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी न्यूक्लियस ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से, न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक जितना उसका डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस है, उसको हम क्या करते हैं कि ये करते हैं। और लास्ट पे हम लिखेंगे जी 2 बॉन्डेड
यानी कि एटम जो से वो बॉन्डेड होने चाहिए एटम, यानी कि अगर एटम बॉन्डेड होंगे तो फिर वो स्टेबल होंगे, तो फिर हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम बात करेंगे कि पीरियड में ग्रुप में लिहाज से कि पीरियड में इसका एटॉमिक साइज़ क्या होगा और ग्रुप में क्या होगा। अब मेरी बात सुनिए, जब एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन, लिथियम है, लिथियम के एक शेल है, वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 है। जब हम आगे जाएंगे बेरियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जी, लिथियम का 4 है तो इसका 3 है, सॉरी लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आगे बेरियम में जाएंगे तो उसके इसी वैलेंस शेल में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो 3, एक वैलेंस शेल वही रहेगा, ठीक है ना, वैलेंस शेल वही रहेगा, मगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। अब देखें कार्बन है, कार्बन के 6 हैं तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 7 तो यहाँ पर 5 आ जाएगी। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 8 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले 2 हो गया तो वैलेंस शेल नहीं इसमें बढ़ेगा, इसमें ये चीज़ बढ़ जाएगी कि शेल एक ही और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जब शेल एक होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन के फोर्सेस ज़्यादा होगी, इसकी कशिश जो सी है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की, यानी कि ये अपने आप को डिक्रीज़ कर देगा, क्योंकि इसका शेल जो सा है वो बढ़ गया, बढ़ा नहीं है। जब बच्चे ज़्यादा, यानी कि इसके जो से है इसके अंडर जोन से वो यानी कि एक ही शेल के अंदर आ रहे हैं, तो ये इन सब को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो इसी तरह हम पीरियड में बात कर रहे थे कि पीरियड में, अब ग्रुप है, ग्रुप में अब क्या है, लिथियम है, लिथियम के नीचे सोडियम है, तो सोडियम में कितने हैं जी, 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 आ गए, दूसरे में कितने आ गए, 8 आ गए। ठीक है, और तीसरा शेल आ जाएगा, उसमें 1 है। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे तो एक और शेल बढ़ जाएगा, पोटाशियम है, पोटाशियम के कितने हो जाए, तो शेल जो है वो इस ग्रुप में बढ़ते जाएंगे। जब शेल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी। जब घर ज़्यादा हो जाए, एक इंसान है, उसके पास एक ही घर में, तो वो अच्छी तरीके से केयर कर लेगा, उसके एक ही घर में बच्चे हैं। अगर उसके ज़्यादा बच्चे हैं और अलग-अलग घरों में हैं तो फिर वो एक दूसरे की हिफाजत नहीं कर सकता, तो यानी कि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा पीरियड ग्रुप में। सॉरी, रोको। नेक्स्ट हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। शील्डिंग इफेक्ट में यानी कि ये क्या है कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो से हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज दैट द एक्चुअल चार्ज, यानी कि उसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो कम हो एज द एक्चुअल चार्ज के। ठीक है, इसमें क्या आता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास शेल है, एक शेल है, तो एक शेल है, यानी कि उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ज़्यादा आ रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट जो सा है वो तकरीबन ही सेम रहेगा। अगर शेल्स बढ़ जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट यानी कि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सी है दैट द एक्चुअल चार्ज, यानी कि उसका न्यूक्लियर चार्ज जो सा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो कम हो एज द एक्चुअल चार्ज के। ठीक है, इसमें क्या आता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास शेल है, एक शेल है, तो एक शेल है, यानी कि उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ज़्यादा आ रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट जो सा है वो तकरीबन ही सेम रहेगा। अगर शेल्स बढ़ जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट यानी कि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट जो सा होता है ना, ये जो सा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। जी, तो जब वैलेंस शेल इंक्रीज़ होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर एक ही शेल है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हमारा जो है शील्डिंग इफेक्ट जो है उसकी कशिश है वो भी तकरीबन बढ़ जाएगी। ठीक है सॉरी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप्स हैं, ग्रुप में हमारे पास कौन से हो जाते हैं, ये शेल्स बढ़ जाते हैं। शेल बढ़ने की वजह से उसका शील्डिंग इफेक्ट जो सा है, शील्ड होती है, उसका तहफ़्फ़ुज़ जो सा है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हम पीरियड में बात करें, शील्ड का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, पीरियड में जो सा एक ही ग्रुप रहता है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं तो उसका शील्डिंग इफेक्ट जो सा है वो तकरीबन सेम ही रहता है, क्योंकि वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, जब उसका शील्ड बढ़ जाएगा यानी कि उसका तहफ़्फ़ुज़ बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा एरिया, तो हम कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। तो इसमें हम पीरियड ग्रुप्स में इसके रुझान की बात करें तो पीरियड में इसका सेम ही रहता है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, जबकि ग्रुप में क्या हो जाता है जी, इंक्रीज़ हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट को हम इस तरह लेंगे कि उसका शील्ड होता है, एक तहफ़्फ़ुज़ होता है, तो उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, अगर हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें एक एटम है, वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करना चाह रहा है, तो उसके लूज़ करने के लिए जितनी एनर्जी हमारे पास दरकार होगी उसे हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट की कोई एग्जांपल भी ले लें। सॉरी, तो शील्डिंग इफेक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं हम। सोडियम है, सोडियम के पास हमारे पास है 11, तो इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट नीचे आ गया पोटाशियम। तो पोटाशियम में कितने हैं जी, शेल बढ़ जाएगा पोटाशियम का चाची 19 होते हैं, यहाँ पर भी 8 आ जाएंगे, और आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। नीचे आ गया पोटाशियम, तो पोटाशियम में कितने हैं जी, शेल बढ़ जाएगा पोटाशियम का चाची 19 होते हैं, यहाँ पर भी 8 आ जाएंगे, और आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया, इसका शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट मोलर। एक एटम है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इसके पास भी कोई एटम है, बेरियम, मैग्नीशियम, इसके पास 2 एटम होते हैं। तो इसको एनर्जी, इसको लूज़ करने के लिए जितनी लूजली बॉन्डिंग, अगर हमारे पास ये लूजली बॉन्डेड है, मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन, इसके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये लूजली होगा, 2 होंगे तो ये लूजली बॉन्डेड होगी, 3 होंगे तो लूजली, 4 होंगे तो लूजली होंगे, 5 होंगे तो फिर थोड़े से ज़्यादा बॉन्डेड हो जाएंगे, मोर बॉन्डेड हो जाएंगे। तो क्या है कि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए जितनी एनर्जी हमारे पास दरकार होती है उसे हम क्या कहते हैं जी, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर्म बैलेंस है, तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड एटम टू द बैलेंस शेल। बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए जितनी एनर्जी होती है उसको हम जी क्या कहते हैं जी, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है जिस तरह के सोडियम है, अब सोडियम में कितने हैं जी, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको लूज़ करने के लिए यानी कि ये लूज़ करके +1 बन जाता है। ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में कितने हैं जी, मैग्नीशियम में है जी पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, 2 होंगे, इसके 12 होते हैं, ठीक है। सोडियम के 11 है तो इसका 12 होगा, तो यानी कि इसके अगली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का दूसरा, पहले को जब ये लूज़ करेगा तो उसे कहेंगे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो जब ये दूसरा लूज़ करेगा तो इसे हम कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसा कि बेरियम है, बेरियम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे, तो उसे हम कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी जो सी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो सी है वो थोड़ी सी कम होती है, सेकंड ज़्यादा होती है थोड़ी, और सेकंड आयोनाइजेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, थर्ड और उससे भी कम हो जाती है। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो सा है वो रिमूव किया है, यानी कि Na पॉजिटिव बन गई है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके। जब लूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखते हैं कि उसने लूज़ करके पॉजिटिव बनी, ठीक है। जब हम गेन करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, तो इसकी एनर्जी कितनी लूज़ होगी, तो वो हमारे पास 496 किलो जॉल पर पोटाशियम, जिसके पास भी कोई एटम है, बेरियम, मैग्नीशियम, इसके पास 2 एटम होते हैं। तो इसको एनर्जी, इसको लूज़ करने के लिए जितनी लूजली बॉन्डिंग, अगर हमारे पास ये लूजली बॉन्डेड है, मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन, इसके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये लूजली होगा, 2 होंगे तो ये लूजली बॉन्डेड होगी, 3 होंगे तो लूजली, 4 होंगे तो लूजली होंगे, 5 होंगे तो फिर थोड़े से ज़्यादा बॉन्डेड हो जाएंगे, मोर बॉन्डेड हो जाएंगे। तो क्या है कि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए जितनी एनर्जी हमारे पास दरकार होती है उसे हम क्या कहते हैं जी, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर्म बैलेंस है, तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड
एटम टू द बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए इतनी एनर्जी होती है, उसको हम जी क्या कहते हैं जी, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है जिस तरह के सोडियम है, अब सोडियम में कितने हैं जी, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको लूज़ करने के लिए यानी कि ये लूज़ करके +1 बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में कितने हैं जी, मैग्नीशियम में है जी पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, 2 होंगे, इसके का 12 होते हैं, ठीक है। सोडियम का 11 है तो इसका 12 होगा, तो यानी कि इसके अगली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको पहले अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का दूसरा, पहले को जब ये लूज़ करेगा तो उसे कहेंगे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो जब ये दूसरा लूज़ करेगा तो इसे हम कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसा कि बेरियम है, बेरियम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे, तो उसे हम कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी जो सी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो सी है वो थोड़ी सी कम होती है, सेकंड ज़्यादा होती है थोड़ी, और सेकंड आयोनाइजेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, थर्ड उससे भी कम होती है। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो सा है वो रिमूव किया है, यानी कि Na पॉजिटिव बन गई है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके। जब लूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखते हैं कि उसने लूज़ करके पॉजिटिव बने, ठीक है। जब हम गेन करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, तो इसकी एनर्जी कितनी लूज़ होगी, तो वो हमारे पास 496 किलो जॉल पर मोल ये एनर्जी का फार्मूला लूज़ होगी। तो इसी तरह और भी इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वहाँ पर आपको बुक में मिल जाएंगी कि जी इतने लूज़ एनर्जी कर रही है, तो नीचे एनर्जी की लिखी होगी, तो वो कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी ट्रेंड पढ़ते हैं। तो पीरियड में इसमें क्या होता है जी, पीरियड में जब ये देखें जी इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो बढ़ रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी रिमूव करने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जॉल पर मोल ये एनर्जी का फार्मूला लूज़ होगी। तो इसी तरह और भी इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वहाँ पर आपको बुक में मिल जाएंगी कि जी इतने लूज़ एनर्जी कर रही है, तो नीचे एनर्जी की लिखी होगी, तो वो कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी ट्रेंड पढ़ते हैं। तो पीरियड में इसमें क्या होता है जी, पीरियड में जब ये देखें जी इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो बढ़ रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी रिमूव करने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर हम ग्रुप की बात करें तो शेल जो से है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। शेल बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम सी एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी इनको रिमूव करने के लिए, तो इसकी लेस एनर्जी की ज़रूरत है। लेस ये डिक्रीज़ कहते हैं हम, डिक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है। तो नेक्स्ट में बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिटी की। अब ये बात हमने कर दी, आयन एनर्जी वो होता है कि यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको, उसके लिए एनर्जी कितनी होगी कि वो यानी कि एनर्जी को क्या करेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। जब किसी इलेक्ट्रॉन में कोई एटम एडेड किया जाता है, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन electron is added to an atom। जब एक एटम एडेड किया जाएगा तो तब किसने इलेक्ट्रॉन लेना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं जी फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा जी, आपने यहाँ से लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, कार्बन के 6 7 8 9, ठीक है। तो इसका 9 होगा। तो 9 में मतलब ये है कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखिए पहले में 2 आ गए, दूसरे में कितने आ गए जी, 7 आ गए। तो भाई ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यानी कि फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन -1 हो जाएगा जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए यहाँ पर आपको मैंने बताया भी है, यहाँ पर लिखना है। तो फ्लोरीन -1 हो जाएगा, तो कुछ इसकी एनर्जी जो सी होगी वो होगी -328 किलो जॉल
पर मोल। इसको हम हाइड्रोजन एनर्जी कहते होते हैं। ये आयनाइजन एनर्जी यानी कि जो एनर्जी लूज होती है, ये गेन होती है, उसको हम क्या कहते हैं जी? हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन electron is added to an atom। जब एक एटम एडेड किया जाएगा तो तब किसने इलेक्ट्रॉन लेना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं जी फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा जी? आपने यहाँ से लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। कार्बन के 6 7 8 9। ठीक है, तो इसका 9 होगा। तो 9 में मतलब ये कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखिए जी, पहले में 2 आ गए, दूसरे में कितने आ गए जी? 7 आ गए। तो भाई ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यानी कि फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन -1 हो जाएगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए यहाँ पर आपको मैंने बताया भी है, यहाँ पर लिखना है। तो फ्लोरीन -1 हो जाएगा। तो कुछ इसकी एनर्जी जो सी होगी वो होगी -328 किलो जूल पर मोल। इसको हम हाइड्रोजन एनर्जी कहते होते हैं। ये आयनाइजन एनर्जी यानी कि जो एनर्जी लूज होती है, ये गेन होती है, उसको हम क्या कहते हैं जी? हाइड्रोजन एनर्जी कहते हैं। तो इसका भी ट्रेंड क्या है जी? पीरियड में है। पीरियड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, शेल नहीं बढ़ रहे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सी है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज या मोर ठीक इंक्रीज़ हो रही है। देन जी और शेल वही रह रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो सी है शेल ये पीरियड में इंक्रीज़ हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को यानी कि रिमूव करने के लिए रिलीज़ करने के लिए, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन को एडिड करेगा तो इसके लिए एनर्जी जो सी है उसको बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका लूज़ करना अट्रैक्शन जो सी है वो जब बढ़ जाती है तो ये बढ़ जाएगी। यानी कि फ्लोरीन में यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस तरह पीरियड में बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन को कशिश करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफिनिटी जो सी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि वो अफिनेट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी? 17 होते हैं। ठीक है ना, तो पहले में शायद में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तो तीसरे क्षण में हमारे पास कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा, अब ये देखिए यहाँ पर शेल्स जोन से है वो बढ़ गए हैं, तो इलेक्ट्रोफिनिटी जोन से है वो कम हो जाएगी, क्योंकि शेल्स जब बढ़ जाएं तो उसकी एफिनिटी यानी कि खींचने की ताकत जो सी है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसलिए जो जल्दी तेज़ी से खींचेगा। तो ग्रुप में क्या हो जाता है? ये डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जी? जब एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है कि एटम को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पेयर को वगैरह को अपनी तरफ खींचना, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम यहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो पीरियड है, पीरियड में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज़्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? मोर ड्यू टू मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका ऑपोजिट ले लें तो हम ग्रुप में बात करेंगे। ठीक है, तो आज ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ये हैं कि ये ब्लॉक के बारे में बता दें। ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, एफ और डी SPFD डी ब्लॉक होते हैं। ठीक है, ये डी ब्लॉक जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं,
एस ब्लॉक मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं पी ब्लॉक होते हैं, और एफ ब्लॉक जो सा ये हमारे पास लैंथेनन और एक्टिनाइट होती है। ठीक है, उसके बाद उसने फर्स्ट क्वेश्चन जो सा एक्सरसाइज में आ रहा है, उसने कहा है जी कि हमारे पास जो से हैं ये कौन से हैं, हीलियम, नीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये जो सी होती हैं ये फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो ये इनके आखिरी शेल जो है वो कंप्लीट होता है, इसलिए ना ये किसी से अपना एटम अट्रैक्ट करती है, ना ये लूज़ करती हैं। तो बस यही आपको बताना था कि गैसेस जो सी होती हैं ये जो सा गैसेस वाली है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती है, ना ही गेन, क्योंकि इनका आखिरी शेल जो है मुकम्मल होता है। हीलियम है ना, हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन है, नियॉन का इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल 10 है, तो पहले में 2, दूसरे में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, तो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा। तो जो सा ये ना ही लूज़ कर सकती है इलेक्ट्रॉन और ना ही गेन कर सकती है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चलो बस करें।